गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर मैं हूं डेली करंट अफेयर को लेकर। 12 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन ध्यान से नोट कीजिए। एंड तक आराम से वीडियो को देखिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आइए शुरू करते हैं 12 अक्टूबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से नोट कीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि हंगर या भूखमरी को मापने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर भूखमरी को नापा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 2024 के इस इंडेक्स में भारत को रैंक दी गई है 105। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। पूरी डिटेल देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, इंडेक्सेस से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह बात बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे एग्जाम के। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी इंडेक्सेस होते हैं वहां से। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स से एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो नोट कीजिएगा। देखिए, जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसे हर साल यूरोपियन कॉल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प एक एनजीओ है मिलकर तैयार करते हैं। रिपोर्ट जो है दुनिया भर के देशों में लोगों की भूख को नापने के लिए, भूखमरी को नापने के लिए और ट्रैक करने के लिए हर साल जारी की जाती है। 3 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर 4 अलग अलग स्केल्स को यूज किया जाता है। 3 डायमेंशंस के आधार पर अंडर न्यूट्रिशन, उसके अलावा जो बच्चों की मृत्यु दर होती है प्रति 1000 जो जीवित जन्म होते हैं उन पर बाल मृत्यु दर कितनी है, जीवित लेते हुए मतलब जन्म लेते हुए डिलीवरी के समय कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है किस देश में, इस आधार पर चाइल्ड मोर्टेलिटी को नापा जाता है। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एक और डायमेंशन है भूखमरी को नापने का। तो 3 डायमेंशंस के आधार पर भूखमरी को नापा जाता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। हम यहां पर डायरेक्टली इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए, स्कोर दिया जाता है। अगर किसी को 50 से ज्यादा स्कोर मिल रहा है तो उसकी जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है। नीचे आते जाएंगे तो स्थिति सुधरती जाएगी। अगर किसी की 5 से कम स्कोर है तो फिर उनकी स्थिति बहुत अच्छी है भूखमरी के मामले में, मतलब भूखमरी वहां पर नहीं है। तो इस साल 2024 में से 22 देश है जो कि 5 के स्कोर से कम पर है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 127 देशों को काउंट किया गया है इस साल और भारत को 105वीं रैंक पर रखा गया। 2023 में जब इंडेक्स आया था तब 125 देशों को काउंट किया गया था और इंडिया को 111वीं रैंक पर रखा गया था। उसके पहले 2022 में 121 देशों में इंडिया को 107वीं रैंक पर रखा गया था। हम 2024 और 2023 का याद रखेंगे। 2024 में 105वीं रैंक और 2024 में 105वीं रैंक हो गई करंट, और 2023 में रैंक कितनी थी? 111। ठीक है, इंडिया की जो नेबर कंट्री अगर हम उनकी बात कर लें तो नेपाल हमसे ऊपर है 68 रैंक पर, श्रीलंका को 56 रैंक पर रखा गया है और बांग्लादेश को 84 रैंक पर रखा गया है। पाकिस्तान की बात करें तो ये 109वीं रैंक पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि यार ये तो हंगर के मामले में हमसे बहुत ही अच्छी स्थिति में, तो वहां पर देखिए फिर आपको आपकी जनसंख्या को भी थोड़ा सा रेशो में देखना पड़ेगा। इनकी जनसंख्या बहुत कम है और हम 145 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं, तो समय तो लगेगा डेवलप होने में। ठीक है, अभी आजाद हुए हैं 1950 में, तो धीरे धीरे हम टेक ओवर करेंगे चीजों को। भारत का हंगर इंडेक्स में स्कोर देखने जाएं तो ये 27.3 है, जो कि भुखमरी की कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति को तो बताता ही है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर है और इस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 127 देशों की लिस्ट में इंडिया को 105वीं रैंक पर रखा गया। देखिए, टॉप 3 रैंक नहीं दी गई है किसी देश को, इसलिए आप उनको छोड़ दो। इंडिया की रैंक है 105 और सबसे आखिरी रैंक पर रखा गया सोमालिया को। ठीक है ना। अब देखिए, अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो
एक स्वस्थ व्यक्ति को जितनी कैलोरीज वाला फूड चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, अंडर न्यूट्रिशन, पहला डायमेंशन। चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, 1000 जीवित जन्म पर जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उन पर बाल मृत्यु दर कितनी है, उस आधार पर इसको तैयार किया जाता है। और फिर चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में दो अलग अलग कैटेगरी होती है। चाइल्ड स्टंटिंग, ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के हिसाब से कम है, और चाइल्ड वेस्टिन, बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही दुबला पतला होना, कमजोर होना, कुपोषित होना। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस के आधार पर नॉर्मली नापा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सेल के बारे में बता देता हूं। 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर नवरात्रि की सेल है। अप टू 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेस पर, सभी पीडीएफ पर मिल जाएगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन कोर्स हो, वनडे एग्जाम के फाउंडेशन कोर्स हो, और इसके अलावा जो भी अदर कोर्सेस है उन पर भी आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है नवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो आप रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप वहां पर जाकर ऑफर चेक कर लीजिए, एक बार चेकआउट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये नंबर है हेल्पलाइन, आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, विमेंस टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन है? तो विमेंस टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा, सबसे युवा प्लेयर, सबसे तेज 2000 रन बनाए हैं विमेंस टी20 क्रिकेट में शेफाली वर्मा ने। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं इनकी, ठीक है ना। इन्होंने टी20 क्रिकेट में 2000 रन जब बनाए हैं तब इनकी उम्र 20 साल 255 दिन है ना। शेफाली वर्मा का ये रिकॉर्ड है। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था आयरलैंड की प्लेयर गब्बी लेविस के नाम था, ठीक है, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल खेलों में 2000 रन 23 साल 35 दिन में बनाए थे जब इनकी एज थी। और अब सबसे कम उम्र की कौन हो गई? तो ये हो गई शेफाली वर्मा, इंडियन प्लेयर, ठीक है। तो इंडियन बैट्समैन शेफाली वर्मा टी20 विमेंस क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली वर्ल्ड की सबसे तेज, सबसे कम उम्र में इन्होंने 2000 रन पूरे किए हैं। हाल ही में मिल्टन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? मिल्टन तूफान की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। अमेरिका में हाल ही में यह तूफान देखने को मिला, मिल्टन तूफान स्पेशली हमें देखने को मिला है उत्तरी अटलांटिक, है ना, ओशियन में देखने को मिला है। अगर हम कैजुअली अमेरिका की स्थिति देखते तो हमको कुछ इस तरीके का, है ना, नॉर्मली हमको देखने को मिलता। क्या है ये? कौन सा महाद्वीप है पता है? एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये आपको देखने को मिलता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहां पर आपको पर्टिकुलर देखने को मिलता यूएसए, और यहीं पर यूएसए से टकराया है उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक तूफान आया और इसे नाम दिया गया है मिल्टन। तो मिल्टन तूफान जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में आया है, किस देश को इसने प्रभावित किया? तो यह देश हो जाता है अमेरिका, ठीक है। आंसर डी यहां पर डन हो जाता है। इसके नीचे जाएंगे तो हमको यहां पर थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये बीच में ये हमको देखने को मिलता है मैक्सिको, मैक्सिको के उत्तर में हमको यूएसए देखने को मिलता है। आप मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप तो आपको लोकेशन इजीली समझ में आ जाएगी। तो मिल्टन तूफान से प्रभावित होने वाला देश कौन? अमेरिका, ठीक है। हाल ही में हरिकेन मिल्टन ने नॉर्थ अमेरिका को प्रभावित किया। यहां पर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बोल सकते हैं आप, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को प्रभावित किया, और नॉर्थ अमेरिका में भी यह देखने को मिला है, यह टकराया है फ्लोरिडा से, यूएसए में फ्लोरिडा से नॉर्मली टकराया है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन में, उत्तरी अटलांटिक ओशियन में आया, और इसके कारण यूएसए के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। तो आंसर हमको मिल गया कौन प्रभावित? अमेरिका, ठीक है। 10 लाख से अधिक लोगों को इसने प्रभावित किया, हरिकेन मिल्टन। 4th क्वेश्चन, नाबार्ड द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी है? तो देखिए, नाबार्ड जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला बैंक है, नाबार्ड, ओके, गवर्नमेंट की संस्था है। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया, सर्वे जारी किया है, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल
इंक्लूजन सर्वे 2021-22। और इसके अकॉर्डिंग ग्रामीण परिवारों की, ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार है उनकी औसत मासिक आय की बात करें, ठीक है ना, जो एवरेज मंथली इनकम है वो ऑलमोस्ट 12,698 रुपए है। कितनी? 12,698 रुपए। यह कहा है नाबार्ड ने अपनी इस रिपोर्ट में। काफी सारी चीजों को इसने इंडिकेट किया है, हम सबकी एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले तो ये याद रखना, नाबार्ड, ठीक है, इसने जारी की है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में एवरेज मंथली इनकम, आय और बचत, खर्च, भूमि जोत के आकार, सबके अनुमान के बारे में इन्होंने बताया। मंथली इनकम के बारे में इन्होंने बताया है कि जो ग्रामीण परिवार है उनकी मंथली इनकम ऑन एवरेज जो 2016-17 में 8,059 रुपए थी, वो अब बढ़कर 12,698 रुपए हो चुकी है। पहले कितनी थी? 8,059, और अब बढ़कर कितनी हो गई? 12,698। यानी 2017 की तुलना में अगर हम परसेंटेज में ये वृद्धि देखें तो ये ऑलमोस्ट 54.6% है, ठीक है। सेविंग के बारे में बताया है, 2016-17 से लेकर 2021-22 के दौरान बचत जो कि पहले 9,100 रुपए थी, वो अब 13,200 रुपए हो गई है। एक्सपेंडिचर की बात करें, व्यय खर्चे की बात करें, तो 2016-17 में ग्रामीण परिवार हर महीने 6,646 रुपए खर्च करते थे, ये अब बढ़ के 11,262 रुपए हो गए, ठीक है। एवरेज कल्टीवेशन की बात करें, ठीक है ना, अगर औसत खेती की बात करें तो 2016-17 में जहां औसत खेती के लिए भूमि जोत है ना 1.08 हेक्टेयर थी, वो अब 2021-22 में घट गई है और ये 0.74 हेक्टेयर हो गई है। 31% की कमी आई है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं, अनुमान लगाया गया है नाबार्ड के द्वारा अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन मंथली इनकम से था, ऑन एवरेज तो ये कितनी हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों की? 12,698। अगर आपको इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको यह तो याद रखना चाहिए कि ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है नाबार्ड, सीधा सा आंसर, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी इन्होंने बताया, ठीक है। प्लान का विस्तार हुआ है, इन्होंने कहा है केसीसी की कवरेज 10.5% से बढ़कर अब 44% ऑलमोस्ट हो गई है, जो कि 33.6% की वृद्धि को दर्शाती है। किसान क्रेडिट कार्ड। निम्न में से किस स्थान पर 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो 2024 के लिए जो आर्मी कमांडर्स है उनकी सेकेंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है सिक्किम और नई दिल्ली। देखिए सेकेंड ही है, पहला नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, अब दूसरा पहली बार हो रहा है कि नई दिल्ली के बाहर भी आयोजित किया जा रहा है। तो कहां पर? सिक्किम में। 2 फेज में आयोजित किया जा रहा है, हम इसकी बात करेंगे। देखिए वर्ष 2024 के लिए आर्मी कमांडर्स का सेकेंड कॉन्फ्रेंस सिक्किम और नई दिल्ली में संयुक्त रूप से हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट फेज 10 से 11 अक्टूबर 2024 तक सिक्किम में आयोजित किया गया गंगटोक में, और सेकेंड फेज 28 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा 2024 का फर्स्ट मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस अप्रैल 2024 में इसी साल नई दिल्ली में आयोजित किया जा चुका है। यह पहली बार है जब आर्मी कमांडर का सम्मेलन नई दिल्ली के बाहर हो रहा है सिक्किम में, तो सिक्किम जुड़ जाता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों सेनाओं के मध्य में एक बोल सकते हैं कि आपसी संबंध स्थापित करना, आपसी संबंधों को बढ़ावा देना और मिलकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान करना इस कमांडर कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस सम्मेलन की हाल ही में अध्यक्षता की है। आयोजन कहां पर? नई दिल्ली और सिक्किम के गंगटोक में। डन। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38th नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे भारत के उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड, ठीक है। देखिए एसएससी CHSL 2024 में ही यहीं से क्वेश्चन आया था जब 2037 नेशनल गेम्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछे जाते, याद रखना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने घोषणा की है कि 38th नेशनल गेम्स
उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे 2025 में। 38वां एडिशन है नेशनल गेम्स का, ठीक है, जनवरी फरवरी 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले 2023 में 33वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं गोवा राज्य में। कहां पर? गोवा। 33वें नेशनल गेम्स 2023 में गोवा। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में कहां आयोजित किए जाएंगे? उत्तराखंड, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 37वें नेशनल गेम्स की हम एक बार मेडल टेली देख लेते हैं 2023 वाले। पहले नेशनल गेम्स के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के सभी राज्यों के मध्य में होने वाली एक प्रतियोगिता है नेशनल गेम्स, है ना, स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है। 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 2023 में जो गोवा में 37वें नेशनल गेम्स हुए थे उसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, ठीक है ना। सेकंड पर रहा था सर्विसेज और थर्ड पर रहा था हरियाणा। तो ये टॉप 3 याद रखो। पहले पर कौन? महाराष्ट्र, सेकंड पर सर्विसेज और तीसरे पर कौन? हरियाणा। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, नेशनल गेम्स में जो भी सबसे ज्यादा मेडल जीतता है ना उसको एक ट्रॉफी दी जाती है, राजा भालिंदर ट्रॉफी। किसे दी जाती है? जो कि सबसे ज्यादा मेडल जीतता है। तो 2023 में राजा भालिंदर ट्रॉफी किस राज्य को दी गई होगी? महाराष्ट्र को, क्योंकि ये मेडल टेली में सबसे ऊपर है ना। रतन टाटा के स्थान पर किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया? रतन टाटा के स्थान पर टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है नोएल टाटा को, ठीक है। टाटा जो रतन टाटा है उनके स्टेप ब्रदर हैं नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के स्थान पर टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, नोएल टाटा, ठीक है। तो आपको पता है रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हुआ था, कल ही के सेशन में हमने डिस्कस किया है। अब उनके स्टेप ब्रदर नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का हेड नियुक्त किया गया है। टाटा ग्रुप के 2 सबसे महत्वपूर्ण जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसकी अध्यक्षता इनके पास आएगी। रतन टाटा ट्रस्ट पहला, और एक तो हो गया सर रतन टाटा ट्रस्ट और दूसरा है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। इन दोनों के ही प्रमुख नियुक्त किए गए हैं नोएल टाटा, ठीक है। स्टेप ब्रदर हैं किसके? रतन टाटा के। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हम सफर पॉलिसी लॉन्च की है? तो हम सफर पॉलिसी, आपको पता है हम सफर चलना कहां पर? सड़कों पर, है ना। हम सफर मतलब एक साथ चलना, सड़कों पर चलो, हाईवे पर चलो। तो ये जो पॉलिसी है ये कौन लेकर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हम सफर पॉलिसी। एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा था मैं आपको याद करने के लिए, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो भारत के मिनिस्टर है, कौन है वर्तमान में? नितिन गडकरी। उन्होंने हम सफर पॉलिसी लॉन्च की है नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? देखिए, जो ट्रक या फिर वाहनों से सफर करते हैं नेशनल हाईवे पर स्पेशली, तो उनको जो बेसिक सुविधाएं मिलना चाहिए वो उनको मिले। फॉर एग्जांपल क्लीन टॉयलेट्स मिलना चाहिए, फूड कोर्ट मिलना चाहिए, रेस्ट एरिया मिलना चाहिए जगह जगह पर, है ना, पार्किंग एरिया मिलना चाहिए। तो इन सभी जो सुविधाएं हैं उनको डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने हम सफर पॉलिसी लॉन्च की। पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? यात्रा की सुविधा बढ़ाने के लिए सड़क किनारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक सुविधाएं हैं, उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। कौन सी पॉलिसी है? हम सफर पॉलिसी, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में इसका अनाउंसमेंट किया है। अक्टूबर 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो अक्टूबर 2024 में इसी साल पद्म भूषण मिला है। कौन? डॉक्टर पी वेणुगोपाल, और हाल ही में इनका निधन हो गया। बहुत ही फेमस हार्ट सर्जन थे, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित। पद्म भूषण भी इसी साल दिया गया 2024 में, और हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है। इन पर यूपी पीएससी में क्वेश्चन आया था 2023 में। क्यों? क्योंकि पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, डॉक्टर वेणुगोपाल को। यह है डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है।
तो अक्टूबर 2024 में एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। पी वेणुगोपाल हार्ट स्पेशलिस्ट थे। 1970 में देश का फर्स्ट पेसमेकर इन्होंने लगाया था दिल में, और फिर एम्स में साल 1994 में देश का पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट का श्रेय भी पी वेणुगोपाल को दिया जाता है। तो हमने आंसर ले लिया है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल किस क्षेत्र से संबंधित है? मेडिसिन, चिकित्सा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। मेडिकल फील्ड में कार्यों को देखते हुए 1998 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है, अभी पद्म भूषण दिया गया था। और यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज क्लियर कीजिएगा, एक बार फिर यहां पर क्लियर करता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पद्म भूषण पहले दिया जा चुका है अक्टूबर 2024 में, तो इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, ये वर्ड से मैं कंफ्यूज हुआ हूं क्योंकि आप भी हो सकते हो। पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल के संबंध में। फिर रिपीट करता हूं, पी वेणुगोपाल, ठीक है, हाल ही में निधन हुआ है, मेडिसिन के क्षेत्र में कार्यरत थे, हार्ट स्पेशलिस्ट। पहली चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर देखो, पद्म भूषण चिकित्सा के क्षेत्र में इनको कब दिया गया, तो यहां पर क्लियर करो, यह दिया गया है 1998 में, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पद्म भूषण कब दिया गया था इन्हें? मेडिकल फील्ड में कार्यों के लिए 1998 में, और अब इनका निधन हुआ है 2024 में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्लियर करना। 2014 में एक और सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्हें अवार्ड मिला था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो पद्म भूषण ही पूछा जाएगा। एक और अवार्ड कौन सा मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेडिकल फील्ड में कार्यों के लिए। तो पी वेणुगोपाल का हाल ही में निधन हो गया, मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, इनकी एक बुक देख लीजिए, इनकी एक बुक काफी फेमस है, हार्ट फेल्ट, इनकी बुक है, लॉन्च किया गया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने 2023 में, ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी के हार्ट की जो सर्जरी थी उसकी भी चर्चा की गई है। तो हार्ट फेल्ट इनके द्वारा लिखित बुक है, पी वेणुगोपाल, हाल ही में इनका निधन हो गया। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, नोबेल, है ना, रोज हम डिस्कस कर रहे थे तो यहां पर मैंने इसको एंड में इंक्लूड किया। 2024 में शांति का नोबेल, नोबेल ऑफ पीस से किसे सम्मानित किया गया? तो नोबेल ऑफ पीस की बात करें 2024 में, तो यह दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और यह है नियोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। निहोन हिदानक्यो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापान में नॉर्मली काम करता है, ठीक है ना। इसे नोबेल ऑफ पीस दिया गया है 2024 के लिए, जापानी ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। करता क्या है, ऐसी क्या क्वालिटी है? तो भाई जापान में क्या हुई थी सबसे फेमस घटना? हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक। तो न्यूक्लियर अटैक में जो भी लोग इफेक्ट हुए ना, प्रभावित है, उनकी मदद करता है, और पूरे वर्ल्ड को परमाणु हमले न करने का ये बोल सकते हैं एक टीच करता है इसके लिए कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का युद्ध में आप यूज मत करो। तो परमाणु हमले को रोकने और उनके प्रसार को रोकने के लिए, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए नॉर्मली काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, हियोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन, जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से मुक्त करना इसका एक उद्देश्य है, इस एनजीओ का उद्देश्य है। और तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट का रोल प्ले कर रहा है ये सोसाइटी में, इसलिए इसको दिया गया है नोबेल ऑफ पीस। निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन जापानी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली बार जो नोबेल ऑफ पीस है वो फ्रांसिस पेसी और हेनरी डुनेट को दिया गया था 1901 में। इंडिया की बात करें तो सबसे पहली बार मदर टेरेसा को दिया जा चुका है 1979 में, लेकिन ये अल्बानियाई मुल्क की महिला थी मदर टेरेसा, फिर बाद में इंडियन थी, ठीक है, फिर यहां इंडिया आके रही आखिरी तक। लेकिन अगर पूरी तरीके से जिनका जन्म भी इंडिया में हुआ तो वो है कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इन्हें दिया गया था शांति का नोबेल। मध्य प्रदेश के विदिशा से बचपन बचाओ आंदोलन, बच्चों को जो शोषण होता है ना, मजदूरी वगैरह कराई जाती है, बंधुआ मजदूरी, उसको रोकने के लिए इनकी संस्था काम करती। तो ये कैलाश सत्यार्थी, डन। तो इनको दिया गया था सबसे पहली बार तो मदर टेरेसा, क्योंकि आखिरी टाइम में ये इंडियन थी। तो
अल्बानियाई मूल की थी लेकिन इंडियन नागरिकता थी। तो 1979 में इन्हें दिया गया था शांति का नोबेल। और फिर कैलाश सत्यार्थी होते हैं 2014 में, जो कि इंडियन है ना। नरगिस मोहम्मदी को लास्ट टाइम 2023 में दिया गया था, ईरान की एक्टिविस्ट है, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2023 में। अब 2024 में किसको दिया गया? निहोन हिरानक्यो ऑर्गेनाइजेशन, जापानी एनजीओ। डन। तो यहां पर हमने 12 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को यहां पर समझा, है ना। एक फैक्ट को हमने करेक्ट भी किया, ठीक है। तो सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिए। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो रतन टाटा को पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2008। 44th और 45th आसियान समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह है लाओस। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। इप्सामार नामक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों की नौसेनाओं के मध्य में आयोजित किया जाता है? तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य में समझौता हुआ? तो डिजी लॉकर और उमंग ऐप, इनके मध्य में समझौता हुआ है, ठीक है। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये कौन है? हांगकांग, है ना, दक्षिण कोरिया के। अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए कितने सदस्य कंट्रीज को चुना? तो 18 मेंबर कंट्रीज। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से? तो राफेल नडाल की बात करें तो इनका संबंध देखने को मिलता है स्पेन से। रिटायरमेंट ले लिया है टेनिस खेलों से। अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्रमा मिशन ल्यूपेक्स मिशन को मंजूरी दी? तो यह इंडिया और जापान का संयुक्त चंद्र मिशन है जिसे अंतरिक्ष आयोग ने मंजूरी प्रदान की है। हो गया यहां पर लास्ट डे के करंट अफेयर रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती से पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को अभी दिया गया 2024 में। इनके पहले 2023 में दिया गया था वहीदा रहमान को। नेशनल क्रिकेट अकादमी का हाल ही में इनॉग्रेशन कहां किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। काजिंद सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो काजिंद सैन्य अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया और कजाकिस्तान भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको आज के सेशन से मिल जाएगा। कैलाश सत्यार्थी भारत के किस राज्य से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? और संघ लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, तीनों के आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। नवरात्रि सेल का फायदा उठाइए, काफी डिस्काउंट अच्छा है। तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।